आगे माता की भारत माता की मोमेंटो और शाल प्रदान कर सम्मान बहुत प्रसन्नता और गर्व का अनुभव करते हैं। अब प्रिंसिपल और आपसे सवालों का उद्देश्य भी है हो रही है कि जो आपका दूसरा कार्यकाल है वो आप बुलाने पर आए हैं, आपको यहाँ की जगह सचिव मोहित बेगराजका जी, प्रसिद्ध समाजसेवी सुमन कुमार जी, दैनिक जागरण के प्रभारी प्रणेश कुमार सर, हंस मनोरंजन जगत के सचिव
बच्चूलाल जी। बोला कि हम एक समारोह आयोजित करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि आप कुछ बोले इस पे, तो मैंने ढूंढना शुरू किया और मुझे पता चला कि साहिबगंज की स्थापना 17 मई 1983 को हुई थी। तो मैंने सोचा कि 30-40 सालों का इतिहास तो मैं तुरंत बता दूंगी, लेकिन जब मैंने और जानने की कोशिश की तो आपको जान के हैरानी होगी कि साहिबगंज का इतिहास 100 साल पुराना नहीं, 200 साल पुराना नहीं, बल्कि 15 करोड़ साल पुराना है। अब बोलेंगे कि इसका क्या प्रमाण है, तो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर मंडरो पार्क है। आप मंडरो पार्क जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे पेड़ों के जीवाश्म मिलेंगे। जीवाश्म मतलब होते हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स तब बनते हैं जब बहुत देर तक कोई भी जीव अंदर दबा रह जाता है और उसे ऑक्सीजन का कोई संपर्क नहीं मिलता है, तो वो धीरे धीरे पत्थर में परिवर्तित हो जाता है। जब आप उन जीवाश्मों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो लकड़ी है, लेकिन जब आप उन्हें छुएंगे तो आपको पता चलेगा नहीं, वो पत्थर है और वो पत्थर 15 करोड़ साल पुराने हैं। तो साहिबगंज की शुरुआत 15 करोड़ साल पुरानी है। फिर उसके बाद हमें सबसे पहला लिखित प्रमाण मेगास्थनीज की किताब इंडिका से मिलता है। ये वही मेगास्थनीज है, ये वही यूनानी दूत है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था, और ये वही सेल्यूकस निकेटर है जो सिकंदर के जाने के बाद उसकी पूर्वी साम्राज्य की सारी बागडोर उसके हाथों में थी। लेकिन उसके बाद भी हमें एक अंतराल देखने को मिलता है जब यून सांग, जो हर्षवर्धन के समय में आया था, लगभग दिल्ली सल्तनत की स्थापना से 700 सालों पूर्व, तो उसने कहा था कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा बौद्धिस्ट विहार है। लेकिन फिर हमें एक अंतराल मिलता है और एक कंटिन्यूस जो इतिहास कहते हैं वो हमें मिलता है जब अकबर के काल में अकबर अपने सेनापति मान सिंह को यहाँ भेजते हैं। किस लिए? तो बंगाल की विजय के लिए। और बंगाल की विजय के लिए मान सिंह जानते थे कि यही एक मार्ग है, अगर बंगाल की विजय करना है तो इस जगह पे हमें अपनी सत्ता स्थापित करनी होगी। तो ये ताजमहल जो एरिया रहा है आपका, तो वहाँ पे लगभग 20 सालों तक आपका जो है मुगलों का बंगाल की राजधानी रहा है, और 20 सालों तक रहने के बाद ये ढाका परिवर्तित हो जाता है। लेकिन शाहजहां के काल में वापस यहाँ पे राजधानी परिवर्तित की जाती है शाहजहां के बेटे शाह शुजा के द्वारा। लेकिन शाह शुजा के अंदर ही एक जमींदार थे जो तेलिया जाति के थे, इसीलिए जो तेलिया गढ़ी कोट का नाम आपने सुना होगा, उसी जमींदार के नाम पे जो आज आप देखते हैं, जो आज काफी दयनीय स्थिति में वहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। उसके बाद नवाबों ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद परिवर्तित कर ली, लेकिन आपकी कहानी, हमारी कहानी वहाँ खत्म नहीं होती है। उसके बाद जब आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो पहाड़िया लोग थे उनको दबाने के लिए, उनको अंदर भेजने के लिए संथालों को यहाँ पे आके बसाना शुरू कर देते। संथाल पहले घूमते थे, यानी घुमंतू समाज था उनका, वो एक जगह स्थायी नहीं रहते थे, लेकिन ये कंपनी ही थी जो उन्हें यहाँ बसाती है और वो उनको राजस्व देते हैं। लेकिन धीरे धीरे संथालों को पता चलने लग जाता है कि ये कंपनी हमारी भलाई के लिए नहीं, ये टीपू ये मनी लेंडर जो होते थे वो हमें लूटने आए हैं। और इसका सबसे बड़ा विद्रोह हमें 1855 को देखने को मिलता है जब फूल क्रांति होती है सिद्धू कानू के नेतृत्व में, और उनके भाई बहन जो फूलो चांद भैरव थे, दोनों भाई काफी बहादुरी से लड़ते हैं, जीतते हैं, लेकिन उनको फांसी प्राप्त होती है। लेकिन उनकी अमरता की गाथा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो ब्रिटिश सरकार होती है वो संथाल परगना का निर्माण करती है। आजादी के बाद यही संथाल परगना का एक हिस्सा जाके 1983 में हमारा साहिबगंज जिला बनता है। ये हमारे जिले का गौरवान्वित इतिहास है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि सिर्फ हम अपने इतिहास में ही गौरव करते हैं या फिर एक आने वाला भविष्य ऐसा बनाते हैं जो आने वाली पीढ़ियां हजारों साल के लिए याद रखेंगी। आप सभी का धन्यवाद। नहीं आता, मगर जब उन्हें आता है तो वो बिल्कुल शराफत भरा नहीं होता है। पूरा रामायण काल में भगवान राम को बस एक बार गुस्सा आया था, वो था जब उन्होंने अधिकार से किसी से कुछ मांगा और सामने वाला जड़ बनकर खड़ा रहा। इसी को कविता के रूप में प्रस्तुत करती हूँ। रे सागर अब तू गौर से सुन, रे सागर अब तू गौर से सुन, ये राम तुम्हें बतलाता है, किस बुद्धि पर तू अकड़ रहा रघुवर तुमको दिखलाता है। अपनापन बहुत निभाया है, कई रजनी दिवस मनाया है, हमने तुझको स्वीकार नहीं, तूने माना आभार नहीं। हम क्या है तुम्हें दिखाते हैं, पल भर में अभी सुखाते हैं। लक्ष्मण मेरा धनुष उठाना तो, ब्रह्मास्त्र मुझे पकड़ाना तो,
एक बार में इसे मिटाता हूँ, धरती से इसे हटाता हूँ। लंका को आज लिए जाना, क्या इसके बल पे बैठाना? मैंने सोचा तुझे मान मिले, धरती पर बहुत सम्मान मिले, पर बकरी कद्दू कहाँ खा पाती, षटकों बिनती नहीं रह पाती। सींचू कितना कहाँ फलता है, कांटे पर केला फलता है। क्यों चला तौल ले राम को तू, क्यों चला तौल ले राम को तू, इस राम बिना किस काम का तू। तेरी भाषा मैं समझाता हूँ, औकात अभी दिखलाता हूँ। मेरी क्षमता तो न्यारी है, तुझ पे सौमित्र भी भारी है। पहले दिन लक्ष्मण बोला था, शायद तेरा मन तौला था। आज्ञा यदि माता शेष मेरा, कहीं ना दिखता अविशेष तेरा। निज धनुष उठाता लखन अगर, फिर मांगे देता मुझे डगर। वो देख अंजनी लाल है ये, तेरे जैसों का काल है ये। इस कवि से रवि धर्राया था, फल समझ उसे जब खाया था। हनुमान इशारा भी पाता, चिल्लू में तुझको पी जाता। फिर सखा विभीषण युक्ति कही, जाने क्यों मुझको लगी सही। इस कारण तुझे मनाया है, मन मान कपट अपनाया है। श्रद्धा से तुझे पुकारा है, तू समझा राम बेचारा है। रामत्व देख इस राम का तू, रामत्व देख इस राम का तू, ले पकड़ मार के अवधान का तू। जो रामबाण संधान किया, सागर की ओर निशान किया, जल निधि मन में है घबराया, कर बांधे हरि सम्मुख आया। बोला प्रभु तेरा दास हूँ मैं, पर मन से बहुत उदास हूँ मैं। निर्माण तुम्ही, संहार तुम्ही, सब लोगों के आधार तुम्ही। विकास नहीं जो हमारी प्रकृति को नष्ट करे, वो विकास विनाश है। यदि हम एक पल के लिए कल्पना करें, यदि हमारे पृथ्वी में पेड़ नहीं हो, नदियां सूख जाए, हवा जहरीली हो जाए, तो क्या हमारा जीवन संभव होगा? नहीं। हमारा जीवन तभी संभव होगा जब हमें प्राकृतिक चीजों का सहारा मिले, उनका साथ मिले, तभी हमारा जीवन संभव हो पाएगा। इसलिए कहा गया है कि प्रकृति हमारी आवश्यकताएं पूरी कर सकती है, लेकिन हमारे लालच को नहीं। पर्यावरण केवल पेड़ पौधों का नाम नहीं है, बल्कि हमारे चारों दिशाओं की हवा, जल, मिट्टी, वन, पशु पक्षी, पूरा प्रकृति का मिलकर पर्यावरण बनते हैं और यही हमें जीवन देता है। लेकिन दुख की बात एवं मंचासन विद्वचन, आज मैं तेजस प्रताप सिंह अपने वक्तव्य की शुरुआत एक प्रश्न से करना चाहता हूँ। यदि आर्थिक विकास इतना ही बुरा है, तो क्या हम बेहतर अस्पताल नहीं चाहते? क्या हम बेहतर शिक्षा नहीं चाहते हैं? क्या हम बेहतर जीवन स्तर नहीं चाहते हैं? और यदि पर्यावरण इतना ही महत्वपूर्ण है, तो क्या हम नष्ट होते जंगल, प्रदूषित नदियां और जहरीली हवा स्वीकार कर सकते हैं? उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही कारण है कि आज का विषय पर्यावरण और विकास में से किसी एक को चुनने का नहीं, बल्कि दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने का विषय है। माननीय उपस्थित जन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 ने प्रत्येक राज्य को पर्यावरण की रक्षा का दायित्व सौंपा है तथा अनुच्छेद 51 जी ने प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बताया है तो उसे पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। अर्थात हमारे संविधान ने भी पर्यावरण संरक्षण और विकास का नाता दुश्मनी का नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जिस विकास पर लालछन लगाया जा रहा है, समाधान भी वही विकास दे रहा है। सौर ऊर्जा किसने दी? पवन ऊर्जा किसने दी? ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली प्रणालियां, इलेक्ट्रिक वाहन, यह सब आर्थिक व वैज्ञानिक विकास की ही देन है। अर्थात विकास समस्या नहीं बल्कि समाधान का सबसे शक्तिशाली साधन है। मनुष्य अपनी ही मौत का सामान बोल रहा है। कंक्रीट के इन जंगलों में जो खो गया इंसान, वो भूल गया है कि उसकी सांसों का कर्णधार कौन है। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं शिल्पा पी हूँ आज आप सभी के समक्ष इस मंच पर पूरी तार्किकता और जोश के साथ इस विषय के पूर्ण विरोध में खड़ी हूँ कि आधुनिक जीवन शैली के नाम पर हम पर्यावरण की बलि चढ़ाते हैं। लोग आधुनिकता और विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर वायु की जहरीली हो जाए और पीने को पानी ही ना हो, तो क्या हम अपनी तिजोरी में रखे पैसों को खाकर
जिंदा रहेंगे? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ जो कि सिर्फ विकास के पीछे दौड़ते हैं कि क्या आप कोई ऐसा विकास नहीं कर सके जो मनुष्य को बिना ऑक्सीजन के जिंदा रख सके? महोदय, आज हम जिसे तरक्की का नाम दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ विनाश का रास्ता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बुलेट ट्रेन में बैठकर शमशान की ओर तेजी से भाग रहे हैं। आज का सबसे बड़ा तर्क तो ये है कि हमारा जो कथित है आर्थिक विकास और आधुनिक जीवन शैली, ये सिर्फ और सिर्फ प्रकृति को लूटने पर तुली हुई है। फैक्ट्रियों से आता हुआ गंदा पानी हमारी नदियों को नाला बना रहा है। गगनचुंबी इमारतों को बनाने के लिए जंगलों को समूल नष्ट किया जा रहा है। हम अपनी सुविधा के लिए जो एसी वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं वो हर वर्ष धरती के तापमान को बढ़ा रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं और मौसम का जो चक्र है वो पूरी तरह से बिगड़ रहा है। सरल शब्दों में कहा जाए तो धरती अब हमारा बोझ नहीं उठा पा रही है। 10वीं कक्षा की छात्रा होने के नाते मेरा एक सीधा सा सवाल है कि हमें कैसा भविष्य दिया जा रहा है? ऐसा भविष्य जहां हमारे हाथों में आधुनिक गैजेट तो होंगे लेकिन मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर घूमना होगा। ऐसा भविष्य जहां हमारे बैंक अकाउंट में पैसे तो होंगे लेकिन पीने को एक बूंद शुद्ध धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आकाश कुमार जी, इधर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक से एक चित्र बना था, चयन करता लोग परेशान थे, फिर भी फर्स्ट सेकंड करना था। अब मैं इनको प्रदान करके मेरे बोलिए। आए नहीं, आपको बोले थे ना कि वो प्रोग्राम हम ढूंढ रहे हैं। नहीं, हम क्या बोले कि हमको मिलिए नहीं रहा है वो चीज़। हम आप बोलिएगा तो हम उसके बिना करवा देंगे दीदी, क्या कि ना बाबू। भाई ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वो रहती हूँ, ये है ओझा जी, गलवान घाटी में कुंदन कुमार, गौरव रामेश्वरम, आपको माल्यार्पण कर रहे हैं। मनोज कुमार कभी नहीं है, सुमन कुमार जी, ये नवन किशोर जी हैं। आप सभी के स्नेह और श्रद्धा से हम अभिभूत हैं कि आपको सम्मानित कर रहे हैं। सिविल सर्जन सर को बच्चू लालपुर, डीएसपी बच्चू लाल जी, आपको सब, डॉक्टर रामजी मिश्र जी, मालाओं की कोई कमी नहीं। अब
ये मेमेंटो हम प्रदान कर रहे हैं। या हमारा प्रेम है और प्रेम से ये आगे ये मेमेंटो और हमारा कुछ नहीं है। हमारा भाव समझिए सर और इसको स्वीकार कीजिए। हम बहुत प्रसन्न और गौरवान्वित हो रहे हैं आपकी सेवाओं से और आपके सद्व्यवहार। सुमन जी का है, सुमन जी के द्वारा आयोजित की गई ये ब्लड बैंक, ये ब्लड डोनेशन कैंप और हर इनके पति की हॉस्टल के पास इनके पति और उसका सदैव ध्यान रखा, परिवार को पीछे छोड़ा लेकिन विद्यालय को सदैव आगे रखा और ग्रामीण क्षेत्र में नाम बढ़ाया। सिविल सर्जन सर, आप इनको मेमेंटो प्रदान करके आप माता जी के लिए आप सम्मान तालियां बजाइए जोर से। उत्कृष्ट मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय और अगली बार आपको सम्मानित करेंगे बाबू जी की तरह।